Hello everybody, welcome to Civil Step. So in our lecture series of Sthapna, we are discussing the सब्जेक्ट ऑफ एंशियंट हिस्ट्री और आज एंशियंट हिस्ट्री का हम लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज मिसलेनियस टॉपिक, जिसमें कि बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस इसमें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. सो हम जो है 8 लेक्चर्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड टुडे इज द 9th लेक्चर विच इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ द एंशियंट हिस्ट्री सीरीज. और मिसलेनियस क्वेश्चंस को हम इसमें डिस्कस करेंगे विच इज़ अराउंड 10 क्वेश्चंस. एंड वन थिंग मोर आई वांट टू टेल यू दैट इस लेक्चर को आप जो है अपने रिवीजन की तरह लीजिए कि आपने पिछले 8 लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा है या फिर आपने एनसीईआरटीज़ को कितने ध्यान से पढ़ा है. उस सारी चीज़ों को आप अपने इस लेक्चर में टेस्ट कीजिए कि कितने क्वेश्चन को जो है आप अपने आप सॉल्व कर पाते हैं मेरे आंसर बताने से पहले. ये सब चीज़ें आप चेक कीजिए और उससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो कितने लेवल तक पहुंच चुकी है. और अगर इट्स नॉट हैव रीच्ड अ वेरी गुड लेवल देन जो सारे लेक्चर्स मैंने आपको इससे पहले पढ़ाए हैं उनको आप फिर से देखिए, फिर से रिवाइज कीजिए. इस तरीके से जो है आप एंशियंट हिस्ट्री को ढंग से रिवाइज कर पाएंगे एज वेल एज पढ़ भी पाएंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू दैट करंट अफेयर्स आर ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स स्पेशली, और इसी के लिए वी प्रोवाइड यू लॉट ऑफ फ्री इनिशिएटिव्स. और उसी करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए वी हैव स्टार्टेड अ अभ्यास करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, जो कि हमने 1 अप्रैल से स्टार्ट की थी, द बैच 1 ऑफ दिस टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 10th फुल लेंथ टेस्ट है, मीन्स 1000 MCQs. और ये क्वेश्चन पेपर जो है डाउनलोडेबल भी हैं एज वेल एज प्रिंटेबल भी हैं. और क्वेश्चन के साथ साथ वी ऑल्सो प्रोवाइड यू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जिससे कि आप पास्ट 1.5 ईयर्स की करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं. एंड वी गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स ऑन द बैच 1 ऑफ द अभ्यास करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. दैट्स वाई वी हैव स्टार्टेड अ बैच 2 ऑफ अभ्यास करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 5 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और ये भी आपके डाउनलोडेबल होंगे एज वेल एज प्रिंटेबल होंगे. और इससे भी आप पास्ट 1.5 years के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं. एंड फॉर मोर डिटेल्स अबाउट द टेस्ट सीरीज यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देयर इज अ लिंक टू द डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो कि आपको किस तरीके से पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तो आप उसको देख सकते हैं और वहां से फिर पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, दिस केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 1995. और इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 लिस्ट गिवन है. एक तरफ जो है हमें एरास का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ वो कब से स्टार्ट हुई वो हमें टाइम पीरियड गिवन है एंड वी हैव टू मैच देम करेक्टली. तो ये जो ईरास हैं इनके बारे में मैंने आपके साथ आर्ट एंड कल्चर का जो कैलेंडर वाला टॉपिक डिस्कस किया था वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था. और साथ में ये ईरास कब कब से स्टार्ट हुई, कौन से किंग के टाइम से स्टार्ट हुई थी, वहाँ भी रेस्पेक्टिव टॉपिक्स में मैंने इनके बारे में आपके साथ डिस्कस किया था. तो अगर आपने वो लेक्चर्स ढंग से देखे हैं तो ये वाला क्वेश्चन जो है आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो विक्रम ईरा जो है इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था. सो दिस एरा स्टार्टेड फ्रॉम 58 BC. सो ए इज मैच टू 4. सो व्हेन वी नो दैट ए इज मैच टू 4 देन ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं. नाउ वी आर रिमेन विद ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. उसके बाद आती है हमारी शक ईरा. इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 78 AD, means B is matched to 3. So when we know that A is matched to 4 and B is matched to 3, तो इससे क्या है हमारा आंसर डिड्यूस हो चुका है दैट हमारा आंसर जो है ऑप्शन 2 है. यानी गुप्ता ईरा जो है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 320 AD. ये मैंने आपको गुप्ता डायनेस्टी और गुप्ता एज के बारे में पढ़ाया था, वहाँ पर भी डिस्कस किया था. और उसके बाद देयर इज वन मोर ईरा विच इज काली ईरा विच स्टार्ट्स फ्रॉम 3102 BC. ऑलराइट, सो इस तरीके से ये हमें ध्यान रखनी है. और जो इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछी जाती है दैट इज विक्रम ईरा एंड शक ईरा, तो ये आपको ध्यान रखना है. ऑलराइट, सो आवर आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज 4321. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 1997 एंड क्वेश्चन इज द बादामी रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशन फर्स्ट इज डेटेड इन द ईयर in the Sak year 465. If the same were to be dated in Vikram Samvat, the year would be. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो पुलकेशन फर्स्ट का जो बादामी रॉक इंस्क्रिप्शन है उसकी डेट क्या है, सक ईयर 465. अगर उसको ही हम विक्रम संवत में देखेंगे तो कौन सा ईयर होगा. तो ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा ट्रिकी है और कंसेप्चुअल भी है. इसके लिए आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए. ऑलराइट, सो जो विक्रम संवत है इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 58
BC, ऑल राइट. सो 58 BC से हमें 0 तक आना है, तो 58 ईयर्स तो ये वाले हो गए, ऑल राइट. उसके बाद जो शक ईरा है दैट स्टार्ट फ्रॉम 78 AD, ऑल राइट. तो 0 से हम 78 ईयर्स AD तक आएंगे, तो 78 ईयर्स वो हो गए. तो 58 प्लस 78, उसके बाद शक ईयर 465 हमसे पूछा गया है. सो 78 प्लस 58 प्लस 465, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो उससे हमें विक्रम संवत का वो वाला ईयर मिलेगा. और 465 प्लस 58 प्लस 78 करके हमारा जो आंसर आता है दैट इज 601. तो इसलिए जो शक ईरा 465 वाला जो ईयर है वो विक्रम संवत में 601 होगा. दैट्स व्हाई आवर आंसर इज ऑप्शन ए. एंड आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा. बहुत ज़्यादा ट्रिकी है. अगर आपको एक बार में नहीं समझ आए तो आप इसको फिर से रिपीट करके देख सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए विक्रम संवत की डेट क्या है, शक ईयर कब से स्टार्ट होता है, और उन तीनों फिगर्स को फिर आपको ऐड करना है. ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. So this question came in the prelims of 1996, and the question is, according to ancient Indian cosmogonic ideas, the sequential order of the cycle of 4 aeons, that is yugas, is. तो हम जो है इंडियन कॉस्मोगोनिक आइडियाज जो एंशियंट इंडिया में जो है 4 युग को माना जाता है कि जो पूरी जो टाइम पीरियड है वो 4 युग में डिवाइड है. तो उस तरीके से वो जो 4 युग हैं उनका सीरियल क्या है, उनका सीक्वेंशियल ऑर्डर क्या है, हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है. सो उनका सीक्वेंशियल ऑर्डर है दैट इज ऑप्शन सी. दैट इज फर्स्ट जो है वो कृत्य युग आता है, देन त्रेता युग, देन द्वापर युग, एंड देन लास्ट में कलयुग. तो नाउ लेट्स नो मोर अबाउट दिस. सो टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वर्ल्ड रिलीजन्स में, और जो हिंदू ट्रेडिशन है उसने टाइम को जो है युग के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया है. सो युग का जो कंसेप्ट है वो पहली बार किस में मेंशन था, इन द पॉपुलर महाभारत एपिक एज वेल एज इन द मनुस्मृति. और जो पूरा जो साइकिल ऑफ टाइम है उसको 4 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है, और हर सेक्शन को जो है युग का नाम दिया गया है. तो जो फर्स्ट युग है दैट इज कृता युग, एंड दैट कंपोजेज द फर्स्ट 4 यूनिट्स. ऑल राइट, देन उसके बाद आता है त्रेता युग जिसमें कि 3 यूनिट्स हैं, द्वापर युग में लास्ट 2 यूनिट हैं, और कलयुग जो है विच इज़ ओनली मेड अप ऑफ 1 यूनिट. तो इस तरीके से डिवाइड है. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया हुआ है उससे, बट ऊपर से आपको इसके बारे में पता होना चाहिए इन केस इफ गेट इन फ्यूचर यूपीएससी आस्क इट अगेन. ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. This question came in the prelims of 1995, and the question is, the term Yavan Priya mentioned in ancient Sanskrit texts denoted a fine variety of Indian muslin, ivory, damsels sent to the Greek court for dance performance and pepper. तो यवन प्रिय जो है वो एक कीवर्ड है, और मैंने आपको सारे लेक्चर्स में इस बात पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया था कि कीवर्ड आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और जो यवन प्रिय का जो कीवर्ड है वो ऑलमोस्ट सारी एनसीईआरटीज़ में गिवन है. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है ये. तो अगर आपने एनसीईआरटीज़ को ध्यान से पढ़ा है तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं. नाउ अब हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या है. आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज पेपर. तो जो यवन टर्म है, यवन जो है ग्रीक्स को दिया गया है. तो जो ग्रीक लोग थे उनको यवन नाम से जाना जाता है, और जो सारे ग्रीक्स थे उनको जो है पेपर जो स्पाइस है वो बहुत ज़्यादा पसंद थी. तो इसलिए पेपर को जो है यवन प्रिय का कीवर्ड दिया गया है. तो इस तरीके से आप एक्स्ट्रापोलेट करके भी इसका मतलब निकाल सकते हैं अगर आपने ध्यान से बुक्स को पढ़ा है. Now let's move forward to our next question. So this question came in the prelims of 2016, and the question is, in the context of the history of India, consider the following pairs. तो यहाँ पर हमें 3 टर्म दिए हुए हैं और साथ में उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, और हमें बताना है कि कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है. अगेन ये वाला क्वेश्चन भी जो है कीवर्ड बेस्ड है, और हमारे पास जो टर्म्स दिए गए हैं वो फर्स्ट है एरीपत्ती, that is land revenue from which was set apart for the maintenance of the village tank. Second tanures, and third is घटिकास. तो ये जो है वो वाला क्वेश्चन है जो यूपीएससी जो है पूछती है, लेकिन वो आपको अटेम्प्ट नहीं करना होता है. ऑलराइट, क्योंकि हमें 200 में से 200 मार्क्स नहीं चाहिए प्रीलिम्स में, और ना ही आप वो ला सकते हैं. तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, और किसी को भी नहीं पता होता है इनका आंसर, क्योंकि ये जो तीनों टर्म्स हैं ये किसी भी एनसीईआरटी में जो है डायरेक्टली मैंशन नहीं है. ऑलराइट, जो हिस्ट्री की ऑप्शनल के लिए जो बुक्स हैं
उनमें ये वाले टर्म्स जो है मैंशनड हैं। इसलिए नॉर्मल जिनका हिस्ट्री ऑप्शन नहीं है उन सारे बच्चों को इसका आंसर नहीं पता होगा। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन मेरे हिसाब से यू शुड अवॉइड इन द एग्जामिनेशन, ऑलराइट, क्योंकि अगर आपको नहीं आता है तो सारे बच्चों को भी नहीं आता होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं गिवन है ये वाले टर्म्स, ऑलराइट। लेकिन अगर इस तरीके के क्वेश्चन दोबारा यूपीएससी पूछती है इन टर्म्स से रिलेटेड, तो आपको इनका मतलब पता होना चाहिए फॉर फ्यूचर पर्पस, ऑलराइट। सो इसलिए अभी हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 1 and 3 जो टर्म्स हैं वो करेक्टली मैच्ड है। सो एरीपति क्या है? एरीपति का मतलब है लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच वाज सेट अपार्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द विलेज टैंक। ये अब आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हमें इसके बारे में पता नहीं था क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। प्रीवियस ईयर में यूपीएससी जो भी क्वेश्चन पूछती है वो कई बार रिपीट भी कर देती है और हो सकता है कुछ और टर्म डाल के क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो अब आपको एरीपति का मतलब पता होना चाहिए। उसके बाद थर्ड भी हमारा करेक्ट मैच पेयर है विच इज घटिकास। सो घटिकास का क्या मतलब है? जो कॉलेज जनरली टेम्पल से अटैच होते थे उनको घटिकास बोला जाता था। तो ये दो टर्म आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। उसके बाद जो हमारा सेकंड टर्म है दैट इज तनियूर्स, उसका डिस्क्रिप्शन गिवन है विलेजेस डोनेटेड टू अ सिंगल ब्राह्मण और अ ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये किस टर्म के लिए दिया गया है? वो टर्म है ब्रह्मदेय। तो जो ब्राह्मण्स को और ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स को विलेज डोनेट कर दिया जाता था उसको बोला जाता था ब्रह्मदेय। इसलिए जो तनियूर्स है वो इनकरेक्ट है। और तनियूर्स का मतलब क्या है? एक अ वेरी लार्ज विलेज विच इज एडमिनिस्ट्रेटेड एज अ सिंगल यूनिट, ऑलराइट। तो अब आपको एरीपति, तनियूर, घटिकास तीनों का मतलब पता है। इन फ्यूचर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका आंसर नाउ कर पाएंगे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. So this question came in the prelims of 2012 and the question is with reference to the guilds Shreni of ancient India that played a very important role in the country's economy, which of the following statements are correct? तो जो guilds जो श्रेणी होते थे ancient India में उनसे related हमारे पास यहाँ पर तीन statements given हैं. So first है every guild was registered with the central authority of the state and the king was the chief administrative authority on them. उसके बाद सेकेंड है द वेजेस, रूल्स ऑफ वर्क, स्टैंडर्ड्स एंड प्राइसेस वर फिक्स्ड बाय द गिल्ड. थर्ड है द गिल्ड हैड जुडिशियल पावर ओवर इट्स ओन मेंबर्स. तो जो गिल्ड्स श्रेणी वाला जो हमारे पास की वर्ड यहाँ पर अवेलेबल है इसके बारे में जो है क्लास 11th की जो एंशिएंट इंडिया की एनसीईआरटी है जिसमें कि क्राफ्ट्स एंड टाउन्स इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस चैप्टर में जो है गिल्ड्स और श्रेणी के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है. एज वेल एज इसी के साथ क्लास 6 या फिर आई थिंक 7th क्लास की एनसीईआरटी में जो है अगेन श्रेणी के बारे में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. तो अगर आपने एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ी है तो ये वाला क्वेश्चन जो है आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं और इसी से ही आपको अपनी नॉलेज टेस्ट करनी है कि आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की किस तरीके से तैयारी है. तो अगर आपने ढंग से पढ़ी है आप इसका आंसर कर सकते हैं. इफ नॉट देन इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2 एंड 3. ये तीनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ गिल्ड्स जिनको श्रेणी भी बोला जाता है. अगर आपने नहीं कवर किया है तो यू कैन कवर दिस टॉपिक नाउ. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 1998 और इस क्वेश्चन में भी हमारे पास 4 पेयर्स गिवन हैं एंड वी हैव टू टेल दैट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड. तो हमें करेक्टली मैच्ड पेयर्स को बताना है. सो फर्स्ट है लोथल एंशिएंट डॉकयार्ड. इसके बारे में जो मैंने आपको हड़प्पन वाला जो लेक्चर था वहाँ पर आपको बताया था कि जो लोथल है वहाँ पर एंशिएंट डॉकयार्ड हमें मिलता है. तो फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है दैट इज करेक्टली मैच्ड. सो फर्स्ट इज करेक्ट. उसके बाद सेकंड है सारनाथ, दैट इज फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा. तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के बारे में जब मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर वाले लेक्चर में पढ़ाया था तो वहीं पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने एनलाइटनमेंट लेने के बाद पहला सरमन कहाँ दिया था? वो दिया था सारनाथ में. इसलिए जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है. उसके बाद हमारा फोर्थ पेयर है नालंदा विच इज़ अ ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग. तो इसके बारे में मैंने आपको कई सारे लेक्चर्स में पढ़ाया है कि नालंदा जो है ग्रेट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी और बहुत सारे जो चाइनीज़ फॉरेन ट्रैवलर्स हैं वो बुद्धिज़्म पढ़ने के लिए, बुद्धिज़्म के बारे में सीखने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी में उन्होंने विजिट किया था. इसलिए जो हमारा फोर्थ पेयर है वो भी करेक्टली मैच्ड है. सो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ आर करेक्टली मैच्ड.
उसके बाद हम थर्ड पे आते हैं, दैट इज राजगीर एंड लायन कैपिटल ऑफ अशोका। तो जो लायन कैपिटल है अशोका की, दैट इज नॉट सिचुएटेड इन द राजगीर, दैट इज सिचुएटेड इन द सारनाथ। इसलिए हमारा जो थर्ड पेयर है दैट इज इनकरेक्ट एंड फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट. That's why our answer is option C, that is 1, 2 and 4. Now let's know more about the lion capital of Ashoka. So this is a sculpture of 4 Asiatic lions standing back to back on an elaborate base that includes other animals. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4 lions जो हैं वो बैक टू बैक खड़े हैं. यहाँ पर हमारे पास पिक्चर है अशोका स्कल्पचर की, लायन कैपिटल की, एंड दिस वाज अडॉप्टेड एज अ ऑफिशियल एम्बलम ऑफ इंडिया इन द 1950. तो इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए. और ओरिजिनली इट वॉज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द अशोका प्लेयर एट द important Buddhist site of Sarnath by the Emperor Ashoka in about 250 BC. All right, and this capital is carved out of a single block of polished sandstone. तो ये इसकी स्पेशलिटी है कि एक सिंगल ब्लॉक ऑफ सैंडस्टोन से जो है इसको कार्व किया गया है. एंड इट फीचर्स 4 एशियाटिक लायंस स्टैंडिंग बैक टू बैक एंड दे आर माउंटेड ऑन एन एबिकस, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, विद अ फ्रीज कैरिंग स्कल्पचर्स इन हाई रिलीफ of an elephant, a galloping horse, a bull and a lion, and these are separated by intervening spoked chariot wheels. यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं. and this whole sits upon a bell shaped lotus, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं. तो ये जो है पूरी डिस्क्रिप्शन है लायन कैपिटल ऑफ अशोका की, जो आपको ध्यान रखनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ द ऑफिशियल एम्बलम ऑफ इंडिया. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. So this question came in the prelims of 1998 and the question is, what is the correct chronological order in which the following appeared in India? तो chronology वाले question आप तभी कर सकते हैं जब आपको जो यहाँ पर जितने भी words या फिर चीज़ें given हैं उसका आपको पता होना चाहिए कि वो किस time period की हैं. और ये मैंने आपको how to prepare ancient history वाली वीडियो में भी बताई थी कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको उनका टाइम पीरियड पता होना चाहिए. ऑलराइट, सो अब देखते हैं अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी है या फिर जो मैंने आपको लेक्चर्स पढ़ाए थे उस पर आपने ध्यान दिया है तो ये वाला क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो फर्स्ट हमें दिया हुआ है गोल्ड कॉइन्स, सेकंड पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन्स, थर्ड आयरन प्लो एंड फोर्थ इज अर्बन कल्चर. तो जो गोल्ड कॉइन्स हैं मैंने आपको बताया था कि जो ग्रीक्स थे उन्होंने सबसे पहले इंडिया में गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे और सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स जो हैं वो गुप्ता पीरियड में प्रोड्यूस किए गए थे. लेकिन सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स हमें कहाँ दिखे? इंडो ग्रीक्स ने सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था. उसके बाद पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन्स जो हैं वो हमें मगधन ईरा में देखने को मिलते हैं, यानी 6th सेंचुरी बीसी के बाद. जो मगध का जो सिटी है वो 6th सेंचुरी बीसी से थोड़ा सा इनिशियल पीरियड में तो इट वाज नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन 6th सेंचुरी बीसी के अगर हम स्टार्टिंग पोर्शन देखें तो वहीं से ही मगध का जो सिटी है, जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, प्रोमिनेंट हो गया था और वहीं पर हमें पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन्स देखने को मिलते हैं. उसके बाद आती है हमारी आयरन प्लो. तो जो आयरन है वो आयरन यूज़ होना शुरू हुई थी, जो मैंने आपको बताया था कि जो महाजनपद हैं उनका डेवलपमेंट किस लिए हुआ था, क्योंकि उस टाइम पर आयरन का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया था. लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन में आयरन का यूज़ देखने को हमें नहीं मिलता है. उसके बाद अर्बन कल्चर जो है, तो हमने जब हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ाया था तभी मैंने आपको बताया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी दैट वाज अ अर्बन सिविलाइजेशन. तो सबसे पहले जो हमें देखने को मिलता है वो मिलती है हमें अर्बन कल्चर, जो कि हमें हड़प्पन टाइम में ही देखने को मिल जाती है. और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हड़प्पन के बाद हमें मिली हैं, इसलिए फोर्थ जो है वो हमारा फर्स्ट नंबर पे रखा जाएगा. सबसे पहले हमें अर्बन कल्चर देखने को मिलती है. तो व्हेन वी नो दैट 4 इज द फर्स्ट इवेंट दैट हैपन, देन ए और बी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं. नाउ वी आर रिमेन विद 2 ऑप्शन सी एंड डी. इफ़ वी नो दैट सी और डी में से कोई आंसर होगा तो फोर्थ के बाद हमारा क्या इवेंट हुआ है वो है आयरन प्लो हमें मिली है. यानी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब महाजनपद डेवलप होने शुरू हुए थे वहाँ पर आयरन प्लो का यूज़ शुरू हुआ था. तो 4 के बाद आता है हमारा 3. उसके बाद मैंने आपको बताया था जब मगध प्रोमिनेंट हुआ था उसमें पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन्स के हमें एविडेंस मिलता है, इसलिए आयरन प्लो के बाद आता है हमारा सेकेंड इवेंट दैट इज़ पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन्स. और सबसे लास्ट में जब इंडो ग्रीक्स आए हैं इंडिया में तब जो है उन्होंने गोल्ड कॉइन्स को इशू किया है इंडिया में फर्स्ट टाइम. सो दिस इज़ द लास्ट इवेंट अमंग देम. सो हमारा जो सीरीज़ है क्रोनोलॉजी है वो किस तरीके से होगी? 4, 3, 2 and 1. दैट्स वाई आवर आंसर इज ऑप्शन डी.
Now let's move forward to our next question. So this question came in the prelims of 1999 and the question is from the 3rd century AD when the Hun invasion ended the Roman Empire, the Indian merchants relied more and more on the African trade, West European trade, Southeast Asian trade and Middle Eastern trade. तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो भी डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही पिक किया गया है. अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है उसमें डायरेक्टली ये वाली लाइन मेंशन है और आपने ध्यान से उसको पढ़ा है तो आप इजीली बता सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, दैट इज साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड. यानी जब हुन इन्वेजन एंड हो जाता है, रोमन एम्पायर जब एंड हो जाता है तो उस टाइम पर जो है इंडियंस जो थे उससे पहले रोमन एम्पायर से ट्रेड में बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे, लेकिन व्हेन रोमन एम्पायर एंडेड देन मर्चेंट्स जो है उन्होंने धीरे धीरे साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड पर ध्यान देना शुरू किया. Now let's move forward to our next question. So this question came in the prelims of 1997 and the question is which one of the following was a corporation of merchants in ancient India. तो ये वाला question जो है again keyword based है कि कॉरपोरेशन ऑफ मर्चेंट्स को जो है एंशियंट इंडिया में किस वर्ड से जाना जाता था. हमारे पास ऑप्शंस हैं चतुर्वेदी मंगलम, परिषद, अष्टादिग्गज और मनीग्राम. तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपके लिए असाइनमेंट है. अगर आपने एनसीईआरटीज को बुक्स को ध्यान से पढ़ा है तो ये वाले क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं और इसका आंसर आपको पता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करके आपको बताना है. सो गाइज दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियोज़. यहाँ पर हमारा एंशियंट हिस्ट्री की जो लेक्चर सीरीज़ है वो कंप्लीट होती है एंड आई होप कि आपको एंशियंट हिस्ट्री ढंग से समझ आई होगी इस लेक्चर सीरीज़ के थ्रू और इन सारे लेक्चर्स के थ्रू. अगली जो है हम मेडिवल हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे एंड आई होप कि इन वीडियो से आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प मिल रही होगी. एंड फॉर मोर सच वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल. और अगर आपको कोई क्वेरी है तो यू कैन मेल अस एट hello@civilstep.com. एंड थैंक यू सो मच. हियर वी एंड दी एंशियंट हिस्ट्री लेक्चर सीरीज. अगली बार इससे नेक्स्ट जो है वो हम मेडिवल हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज को कवर करेंगे. स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड टिल देन गुड लक फॉर योर स्टडीज. बाय बाय.